नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मन मस्तिष्क में बेईमानी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी हो जाते हैं खाली। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट, कहा फिर अहम पड़ाव पर है देश। 2047 तक बड़े लक्ष्य हैं हमारे सामने। बिहार में गरजे अमित शाह, जंगल राज की दिलाई याद। पटना में अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन, नीतीश के नेतृत्व पर सहमति। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में मैथिली मृणालिनी ने रचा इतिहास, बनी विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष। 3 महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं ने लहराया जीत का परचम। चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। नजर आया ईद का चांद। सोमवार को पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर यात्रा के दौरान कांग्रेस को नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को बेईमान और भ्रष्ट भी करार दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य में अब विकास का नया दौर चल पड़ा है। गरीबों को पक्की छत, धान किसानों को उनका हक और महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। यही है मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। बिलासपुर में मौका था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश का। प्रधानमंत्री ने खुद लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए पक्की छत के सपने का मोल क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों के सपने फाइलों में गुम होकर रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस को भ्रष्ट और बेईमानी की मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33,700 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार अब गांव-गांव तक विकास लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचता ही नहीं था। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के विकास के प्रति उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस की उदासीनता ने ही बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया?
उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। विकास का नया दौर नक्सलवाद को खत्म करने और लोगों में नया विश्वास जगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेलवे की 7 परियोजनाएं शामिल रहीं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी बन गया है जहां रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने NH-130D के दोहरीकरण की आधारशिला रखी, जबकि NH-930 और NH-43 के लेन के अपग्रेडेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली NTPC की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना 3 की आधारशिला रखी, जबकि 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वहीं BPCL और HPCL के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। साथ ही PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। बिलासपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिलासपुर में प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक की एक बार फिर सराहना की। कार्यक्रम में बस्तर से पहुंचे कई युवा खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं सोचा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का ऐसा मंच भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर की बिल्हा विधानसभा में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जिसे सुनने के लिए बस्तर के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम सभी बस्तर जिले से आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस स्टेज पर हमारे बस्तर का जिक्र किया गया और पिछड़े वर्ग को एक मौका दिया गया खेल में अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और जो भी अपना जज्बा है वो दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। मोदी जी ने जो बस्तर के लिए तारीफ करी, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो हमें छोटे से क्षेत्र से इस बिलासपुर ज़िले पर बुलाया गया है, जिसे हमने कभी देखा नहीं था, मोदी जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए हम ही। जी, हम मोदी जी को हम कभी नहीं देखे थे, तो हम आज पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो ओलंपिक खेल सर कराए उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ सब बस्तर वालों को। बच्चियां भी आई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। खेल के अपने बस्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि बाकी छत्तीसगढ़ के बहुत लोग जो है बाहर खेल के आते हैं, तो हमारा बस्तर बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए हम खेल के बहुत आगे जाना चाहते हैं, बस्तर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितना खुश है? बहुत खुश है मोदी जी, क्योंकि उनका सपोर्ट मिल रहा है और वो पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। नक्सली एरिया है तो अंदर गांव के बच्चे लोग को प्लस उनको हॉस्टल दे रहे हैं, रहने के लिए हर सुविधा दे रहे हैं। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाके से ये युवा आए थे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे। इनका साफ तौर पे एक बात और कहना है कि बस्तर में विकास हो रहा है और नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों UAV के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन और अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। आत्मविश्वास से भरे NDA ने बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर दोहराया कि राज्य में आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे ने साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासत तेज कर दी है। उन्होंने इस दौरान बिहार को न सिर्फ 800 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी, लोगों को लालू यादव के जंगल राज और कुशासन की याद दिलाकर चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, जिसकी झलक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में साफ दिखी। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और सहकारिता विभाग की 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन शाह का फोकस सिर्फ विकास योजनाओं तक नहीं रहा। गोपालगंज की जनसभा में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर सराहना की, सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया और वहीं जनता को लालू प्रसाद यादव के कथित कुशासन और जंगल राज की याद दिलाने से भी नहीं चूके। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज के आरोपों पर आरजेडी चुप्पी साधे है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर पार्टी और लालू फैमिली अपना बचाव करती नजर आई। कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाने के साथ ये बताना नहीं भूलते कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठाए जाएं। अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने एनडीए छोड़ा था और उन्होंने एक बार फिर ऐसी गलती न करने की बात दोहराई। हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। वहीं पटना में सीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें घटक दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में ये फिर से दोहराया गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बैठक में चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। साथ ही 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया गया। अमित शाह के बिहार दौरे से एनडीए की डबल रणनीति साफ नजर आ रही है। पहला, एनडीए सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाना और दूसरा, आरजेडी और लालू प्रसाद के कुशासन और जंगल राज की जनता को बार बार याद दिलाते रहना। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हो रहे भारतीय नववर्ष के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिनों में शुरू हो रहे नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के सदुपयोग और इन छुट्टियों में बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे तराशा जाए, इस पर प्रकाश डाला। एक रिपोर्ट देखिए। परीक्षा के बाद नए सत्र में जाने का उमंग और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के रूप में नियमित स्कूल से फुर्सत के कुछ दिन, इनका एक अलग ही उत्साह और आनंद होता है। इन दिनों को उपयोग कर बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व में अतिरिक्त कौशल को तराशा जा सकता है। चूंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और योग्य बच्चे देश के विकास को नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से उनकी रुचि के अनुरूप अपने अंदर छिपे कौशल को निखारने की सीख दी। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं
जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा की जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। पीएम ने इसके जरिए बच्चों से देश के विविध रंग देखने का आग्रह किया। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। पीएम मोदी ने बच्चों और उनके माता पिता से छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलीडे मेमोरीज के साथ साझा करने का अनुरोध किया ताकि इस नई पहल के लिए बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कार्निवाल की बात की, वहीं दूसरी तरफ योग के महत्व पर चर्चा करते हुए लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर हौसले बुलंद हों तो चट्टान का सीना चीरकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा एथलीटों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई दी, वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। पीएम ने इंटरनेशनल योगा डे को विराट महोत्सव का रूप बताया और कहा, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार है। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था।
अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। इस साल के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए जल संरक्षण का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी हैं। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। इससे टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या सामने आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस चुनौती से निपटने की दिशा में देश में कई स्तर पर काम हो रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप अपने नवाचार से टेक्सटाइल वेस्ट कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के साथ घर के आगे ठंडा जल और छतों पर पक्षियों के लिए ठंडा पानी रखने का आग्रह किया। वहीं कपड़े के फिर से उपयोग करने के लिए कपड़े बीनने वाले भाई बहनों के सशक्तिकरण के पहल की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत हमेशा मुसीबत के समय पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इसे फिर देखा जा सकता है। जहां म्यांमार के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत
पहला देश बना है। म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है और 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल म्यांमार भेजा है। म्यांमार में भूकंप की तबाही का खौफनाक मंजर देखने के बाद लोग दहशत में हैं। मंदिर, दफ्तर, स्कूल और इमारतों के मलबे विनाश लीला की कहानी बयां कर रहे हैं। भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है, वहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। म्यांमार में घर मलबे में तब्दील हो गया, बुनियादी ढांचा चरमरा गया और लोग बेसहारा हो गए। इस संकट की घड़ी में भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपने मित्र राष्ट्रों के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश है। भारत ने तुरंत म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया। इसके तहत भारत ने बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। भारत हमेशा मुसीबत के समय पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। कोविड महामारी के दौरान दुनिया इसकी गवाह रही। थाईलैंड और म्यांमार में भी आपदा के चंद घंटों के भीतर 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल को म्यांमार भेजा गया। राहत सामग्री ले जाने वाले 2 नौसेना जहाज और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय सेना के 118 सदस्यीय शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स भेजे गए। 5 भारतीय वायुसेना के विमान 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस के साथ यंगून और नेपी ताव में उतरे। शनिवार को यांगून में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, भोजन के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन राहत सामग्री की खेप म्यांमार पहुंची। ये मानवीय सहायता भारत की अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भारतीय सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है। हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी आफ्स्पा को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नागालैंड में भी आफ्स्पा का विस्तार किया गया है। इसे 8 जिलों और राज्य के अन्य 5 जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और अगले 6 महीनों के लिए लागू रहेगा। आज से नव संवत्सर की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए देश भर में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नव संवत्सर भारतीय पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नई उमंगें और खुशियां लेकर आता है। चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में माता के जयकारे गूंजते रहे। माता वैष्णो देवी के दरबार की अलौकिक साज सज्जा ने जहां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में दिखी। भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगकर आराधना में लीन रहे। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची।
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पर्व है। इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। शेरा वाली दा बोल सचे दरबार की जय। आराध्या। दर्शन हो गए आराधना को? हो गया। क्या मांगा माता रानी से? दादू को ठीक कर दो। माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत। और इस बार एक बहुत अच्छा मंदिर के अंदर एक चीज देखने को मिली है कि महिला सेवादारों को ना बाहर दिया गया अंदर का। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा गया। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा हुआ है। और जो भी भक्त आज इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान से करता है, उनकी माँ भगवती मनोकामना पूरी करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, तपस्या और संयम का भी पर्व माना जाता है। डॉक्टर शिव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार हो गया है। लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में ईद का चांद दिखाई देने के साथ ही साफ हो गया कि देश भर में ईद उल फितर कल मनाए जाएंगे। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज यानी 30 मार्च को चांद दिख गया है और ईद उल फितर 31 मार्च को मनाई जाएगी। ईद के दिन सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर का त्यौहार न सिर्फ खाने पीने और नए कपड़े पहनने तक सीमित है, बल्कि ये हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख भी देता है। इसी वजह से ईद की नमाज से पहले सदका ए फितर दान देना ज़रूरी होता है, जिससे गरीब लोग भी ईद मना सकें। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 30 मार्च 2025 को लखनऊ में ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा कल यानी कि 31 मार्च 2025 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में ईद उल फितर की नमाज सुबह 10 बजे होगी। इस मौके में मैं तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईद के मौके पर चलाए जा रहे सौगात-ए-मोदी के तहत आज नवीन शाहदरा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब ज़रूरतमंद मुस्लिमों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित की गई। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीब मुस्लिम भी ईद का त्यौहार खुशी से मना सके, इसकी फिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं जो भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा पिछले सप्ताह दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया स्थित गालिब एकेडमी से किया गया था, जिसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार कोशिश ऐसी करते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे हैं और इसी के तहत सौगात-ए-मोदी की शुरुआत अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा भाजपा के संगठन के द्वारा की गई और इसके तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सौगात-ए-मोदी किट का वितरण किया गया। आज चैत्र नवरात्रि पर जहां देश भर में शक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिला शक्ति ने जीत का परचम लहराया है। 107 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, पहली बार अध्यक्ष सहित 3 मुख्य पदों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति का प्रयोगशाला कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में पहली बार नारी शक्ति का दबदबा देखने को मिला है। सेंट्रल पैनल के 5 में से 3 सीटों पर महिलाओं ने शानदार जीत दर्ज की है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणाली ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। पटना विश्वविद्यालय के 107 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। बहुत ज़्यादा आह्लादित कर देने वाला विषय है कि पटना विश्वविद्यालय में 107 सालों में पहली बार कोई महिला अध्यक्षा बनी है और ये जितनी खुशी की बात है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे कंधों पर आती है और इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने, इस परिषद ने यह विश्वास जताया कि हमारे कंधों में अभी उतना दम है, अभी उतनी ताकत है कि हम इस पूरे विश्वविद्यालय का जो भार है, इनके जो मुद्दे हैं, इनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिलाओं ने सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि महासचिव और कोषाध्यक्ष पद को भी अपने नाम किया है। महासचिव पद पर सोलोनी राज ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी शानदार जीत दर्ज की। सोलोनी को कुल 4,274 वोट मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर NSUI की सौम्या श्रीवास्तव ने 2,707 वोट पाकर विजेता रहीं। आप सभी के समर्थन और बहुमत से मैं विजयी भवा हुई हूँ। बिहार और देश की राजनीति में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का विशेष महत्व है। देश की राजनीति में छाप छोड़ने वाले कई बड़े राजनेताओं ने राजनीति का कहकहरा पीयू छात्र संघ में ही सीखा है। बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें 16 मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय के रहे हैं। ये वही पटना विश्वविद्यालय है जिसने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार को घुटनों पर ला दिया था। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली के जयपुर पोलो मैदान पर आज खेले गए आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप के फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर्स को 6-3 से हरा दिया। इस मैच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबले को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। जिंदल पैंथर्स की तरफ से भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी खेल रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को जिताने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं था। बीते कुछ वर्षों में पोलो का खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि अगर भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो हो सकता है कि 100 साल बाद पोलो को फिर से ओलंपिक में शामिल किया जाए। मैं चाहता हूं कि 2036 में पोलो दोबारा से ओलंपिक्स में आए, क्योंकि 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में पोलो था। तो इसलिए 100 साल के बाद और इन 100 सालों के अंदर चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब तो बेहतर हुई हैं। तो आज ये कहना कि क्यों नहीं हो सकता, तो ये आराम से हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे और ख़ास करके क्योंकि ख़ास करके पोलो भारत की देन है पूरे विश्व को। तो इसलिए 1936 में ये ओलंपिक्स हुआ था बर्लिन में। अब 100 साल के बाद जब भारत इसको मेज़बानी करेगा, ये बहुत ऐतिहासिक होगा कि अगर उसमें पोलो भी शामिल हो। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका में बड़ा बदलाव हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 582 जजों का तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। तबादला किए गए जजों में 236 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 207 सीनियर डिवीजन सिविल जज और 139 जूनियर डिवीजन सिविल जज शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार इन तबादलों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़े मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। एजेंसी ने गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोल्डी पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को अमेरिका भेजने का आरोप है। हाल ही में पंजाब के तरनतारन जिले के एक शख्स को दिसंबर 2024 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजे जाने का NIA ने मामला दर्ज किया था। इस अवैध इमिग्रेशन के लिए पीड़ित ने करीब 45 लाख रुपए आरोपी एजेंट को दिए थे। अमेरिका प्रशासन ने 15 फरवरी को पीड़ित को वापस भारत भेज दिया, जिसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहले पंजाब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन 13 मार्च को NIA ने इसे अपने हाथ में ले लिया। NIA की जांच में खुलासा हुआ कि गोल्डी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस या कानूनी अनुमति नहीं थी जिससे वो लोगों को विदेश भेज सके। उसने पीड़ित को स्पेन, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजा था।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कालाहांडी जिले के भवानीपटना में अंत्योदय गृह योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पहले चरण में 60,000 घरों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किए गए। उन्होंने अगले 3 वर्षों में 5 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए 7,550 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजना ये सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि हर वंचित परिवार को पक्का घर मिले। अंत्योदय गृह योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत शौचालय, रसोई गैस, स्वच्छ पेयजल और बिजली के लिए प्रावधान किए जाएंगे। आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जन कल्याण की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर आधे घंटे तक चली एनडीए घटक दल की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस बैठक के बारे में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में सभी ने बिना किसी शर्त के समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी में आज हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा उस दौरान हुआ जब तेज हवाओं के कारण मणिकर्ण गुरुद्वारा साहब के समीप एक विशाल पेड़ उखड़ गया और सड़क की तरफ गिर गया। जिस स्थान पर पेड़ गिरा वहां कई वाहन पार्क किए गए थे, साथ ही पर्यटक और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पेड़ गिरने के कारण कई वाहन पेड़ के नीचे दब गए। प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। मृतकों की पहचान की जा रही है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को जोड़ने का सिलसिला जारी है। भगवान जगन्नाथ की धरती से शुरू हुए रीच लाइफ की दिल्ली शाखा ने कनेक्टिंग थॉट लीडर्स मिशन के माध्यम से देश भर से लोगों को विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की है। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का मंत्र देश में अब एक क्रांति बन चुका है, लेकिन इस लक्ष्य के लिए हर आमोखास की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये जिम्मेदारी उन लोगों के लिए और भी बड़ी हो जाती है जो समाज में एक सम्मानित स्थान हासिल कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ की धरा से उत्पन्न हुई एक संस्था रीच लाइफ की कोशिश है कि समाज के ऐसे ही लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। रीच लाइफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तापस पंडा पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा रीच लाइफ का मूल उद्देश्य ही है कनेक्टिंग पीपल विद कनेक्टिंग माइंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट में काम होना चाहिए, मोरल एजुकेशन में काम होना चाहिए, आध्यात्मिक लाइन में काम होना चाहिए। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं गैप है और वो गैप को कनेक्ट करेगा ओनली कनेक्टिंग लीडर्स। नई दिल्ली में साल 2047 तक भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर वरिष्ठ सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। As we march towards a new India, नया भारत, thought leadership is more critical than ever. We need to connect experts across domains, economics, technology, education, governance, and social development to develop innovative solutions that will accelerate India's progress. देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो हम जिस कल्पना के साथ मानव समाज के कल्याण की बात करके हम करते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास का नारा देखिए, वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो विजन है
माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे, इसी भाव से काम करते रहे। भारत की ताकत को पहचानना पड़ेगा दुनिया के लोगों को। वहाँ से ये भारत की ताकत की शुरुआत हुई और आज हम कहाँ पहुँच गए। 5वें नंबर पे आने वाली 27 में हम दुनिया की तीसरी ताकत बन जाएंगे। कारोबार जगत से जुड़े लोगों ने भी विकसित भारत को लेकर के अपना रुख व्यक्त किया। हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इतना अंतर है, अगर है इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता, अगर हिंदुस्तान का हर एक आदमी विकसित नहीं होगा तो विकसित भारत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। कि एक तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़ा है, ये अनदर थिंग लोग का जो मानसिक अवस्था स्पिरिचुअल जो हम जो बोलते हैं कि आध्यात्मिक अभ्युदय वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो लोग का जीवन धारा में परिवर्तन आया है। इस अवसर पर बीजेपी के केंद्रीय संयोजक श्री नूने बलराज ने लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। वहीं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से पधारे मुख्य अतिथि संविता शास्त्री श्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए लोगों से वर्तमान में रहने का प्रयास करने और ईश्वर पर विश्वास करने का मंत्र दिया। हम विकसित भारत बनाएंगे बोल के लोक संकल्प नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। जो आस्तिक है वो बहुत जल्दी सफल होता है, जो नास्तिक है वो हमेशा ये क्या या तो भूतकाल सोच के बैठता है या तो भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान में नहीं रह सकता। कोई भी नास्तिक वर्तमान में नहीं रह सकता है। सिर्फ आस्तिक आदमी चाहे एक सेकंड के लिए वो भगवान के मंदिर में घंटा बजाने के टाइम में वर्तमान में आ जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में रीच लाइफ का यह प्रयास उचित मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर के लिए जो सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव दिया था, उसे 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब इसे बढ़ाकर महासागर विजन कर दिया गया है, जिसके तहत हमारी नेवी हिंद महासागर की 9 नौसेनाओं के अफसरों और नाविकों को ट्रेनिंग दे रही है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने कोच्चि से नौसेना बेस से ये रिपोर्ट फाइल की है। इंडियन नेवी की 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि हमारी जो 9 दोस्त देश हैं इंडियन ओशन रीजन के, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर पर चल रही है। ये 2 हफ्ते का कोर्स है जो इन 9 देश जिसमें मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कोमोरोस शामिल हैं। ये सब इन देशों की नेवीज़ के सेलर्स सदर्न नेवल कमांड, जिसको ट्रेनिंग कमांड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर बहुत सारी सीमैनशिप एक्टिविटीज़ यानी कि जंगी जहाज़ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अलग अलग ट्रेड्स और डिसिप्लिन्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके बाद इंडियन ओशन शिप सागर में ये सारे के सारे डिप्लॉय होंगे। वो जो नेवल शिप है इंडियन ओशन शिप सागर, वो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय होगी और वहाँ पर ये सारे के सारे कंट्रीज़ के सेलर्स एक साथ मिलकर अपना हुनर दिखाएंगे, जो स्किल्स उन्होंने सीखी हैं वो दिखाएंगे। The ships handling simulator is marvelous place to have a handful experience on how to handle ship on different kind of situations. So today we had the ship handling simulator training in view of participating in the IOS Sagar. So I think that skill will be useful for me to handle ship while at Sagar. My experience working with the Indian Navy sailors, officers and Navy, is of high expectation. They are positive people. They train us smartly. ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि सागर इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस इनिशिएटिव को जो कि प्रधानमंत्री मोदी का था, उसको 10 साल पूरे हो गए हैं। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने जब मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। इसका मतलब कि भारतीय नेवी इंडियन ओशन रीजन की नेवीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उनकी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाए, जॉइंट एक्सरसाइजेज, जॉइंट ट्रेनिंग कर और वही यहाँ पर कोची नेवल बेस में सदर्न नेवल कमांड में चल रहा है, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी जो है प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रही है। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ नेवी बेस कोची से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए।
गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान की अविश्वसनीय सफलता की कहानी जाने। एक अभयारण्य जिसने एशियाई शेरों को विलुप्ति की कगार से बचाया। 1913 में इनकी संख्या सिर्फ 20 थी, लेकिन 2022 तक ये बढ़कर 674 हो गई, जो संरक्षण प्रयासों और स्थानीय सहयोग का परिणाम है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। स्वागत है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। गुजरात में स्थित ये उद्यान 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो विभिन्न वन जीवों के लिए आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। शेरों के अलावा गिर में तेंदुए, धारीदार लक्कड़बग्घे, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। ये उद्यान वन्य जीव प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और रोमांच के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है। गिर में संरक्षण प्रयासों की सफलता प्रेरणादायक है। संगठित प्रयासों की बदौलत एशियाई शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे ये वन्य जीव सुरक्षा का एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। यहाँ गाइडेड जीप सफारी का अनुभव लेते हुए प्रकृति की रोमांचक झलक पाई जा सकती है। चाहे शेर की दहाड़ हो या हिरन की छलांग या दुर्लभ पक्षियों की मधुर आवाज, गिर राष्ट्रीय उद्यान एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। आइए भारत के गौरव गिर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर पंचायत की है। पंचायत में वक्फ बोर्ड पर सरकारी संपत्ति में अनियमितता के आरोप के कारण हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि इस बोर्ड के कानून का इस्तेमाल केवल जमीनों को कब्जे के लिए हो रहा है। ऐसे में इस बोर्ड को रद्द करना चाहिए। इस प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड को रद्द करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सामने मंच पर हिंदू जो तमाम साधु संत हैं वो नजर आ रहे हैं और सभी की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड को अब रद्द किया जाए। और साथ में इसके अलावा तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आपको मंच के नीचे नजर आ रहे हैं, जो कि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। सभी का कहना है कि वक्फ जो है वो भू माफिया का काम करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड को रद्द कर देना चाहिए। दरअसल बात की जाए तो केंद्र सरकार भी वक्फ को लेकर बिल लाना चाहती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से वक्फ की तमाम जो कमियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में उस बिल में इसको दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी अब सड़कों पर उतर गए हैं। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। आईपीएल 2025 के 11वें मुकाबले में रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में जीत का खाता खोल दिया है। राजस्थान को इस मैच में नीतीश राणा की शानदार बल्लेबाजी और हसरंगा की घातक गेंदबाजी के दम पर जीत मिली। इस मुकाबले में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर नीतीश राणा की अर्धशतकीय पारी के दम पर 182 रन बनाए। सीएसके को जीत के लिए अब 183 रन बनाने थे, लेकिन इस टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए और उसे हार का सामना करना पड़ा। सीएसके की इस सीजन में यह लगातार दूसरी हार रही। इस जीत के साथ ही राजस्थान को 2 अंक मिले और अंक तालिका में यह टीम 9वें स्थान पर आ गई, जबकि सीएसके 7वें स्थान पर है।
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली ने 164 रन का लक्ष्य 16 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर बल्लेबाज वाफ डू प्लेसिस ने 50 रन की पारी खेली। जैक फेजर मैगर्क ने 38 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 81 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। आईपीएल सीजन 18 के अपने पहले मुकाबले में केएल राहुल ने 15 रन बनाए। अभिषेक पोरेल 34 और ट्रिस्टन स्टब्स 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। जीशान अंसारी ने 3 विकेट झटके। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 163 रन पर ऑल आउट हो गई। अनिकेत वर्मा ने 41 बॉल पर 6 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। वहीं मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट झटके। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने ईरान पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान पर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता न करने पर बमबारी और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखकर ईरान से एक नया परमाणु समझौता करने को कहा था। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जोर दिया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है। इसके साथ ही तेहरान ने ट्रंप की चेतावनी को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने समझौता करने या सैन्य परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। पश्चिमी ताकतें ईरान पर आरोप लगाती हैं कि ईरान यूरेनियम को विखंडनीय शुद्धता के उच्च स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के लिए एक गुप्त एजेंडा चला रहा है। और चीन के शंघाई में विशाल भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम चैती फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और चैती फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सितार वादक पूर्बियान चटर्जी और जाने माने बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय संगीत का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में चीन के नागरिक विभिन्न देशों के राजनयिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक समुदायों से जुड़े लोग आयोजन में शामिल हुए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।